नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनलाइटन लर्न बियॉन्ड एग्जाम्स। आज हम आपके लिए अध्याय 5 का पहला पार्ट लेकर आए हैं जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अध्याय बिना फालतू का गपशप किए। अध्याय 5वां का पहला पार्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिद्धांत और व्यवहार, कानून की किताब से जमीन तक। रजिस्ट्रेशन की पूरी कहानी समझेंगे। प्रस्तावना, रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। तो जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट बेस्ड सिस्टम है। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करता है, पे करता है और रिटर्न फाइल करता है। लेकिन यह सब करने से पहले सरकार को यह जरूरी है जानना कि कौन व्यापार कर रहा है, कहाँ कर रहा है और किस तरह का बिजनेस है। इसी जानकारी को कलेक्ट करने का प्रोसेस है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, सरकार के पास टैक्स पेयर्स का डेटाबेस बने, कौन सप्लाई कर रहा है, कितना टर्नओवर है, किस स्टेट में ऑपरेट कर रहा है। दूसरा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का चेन मेंटेन हो। बिना रजिस्ट्रेशन के आईटीसी का क्लेम नहीं हो सकता है और यही जीएसटी की जान है, आईटीसी। तीसरा, कंप्लायंस मॉनिटर किया जा सके, रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं या नहीं, टैक्स पे हो रहा है या नहीं, फेक इनवॉइसेस तो नहीं चल रहे हैं। भारत में लागू होने के बाद से यानी 1 जुलाई 2017 के बाद से अब तक 1.4 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से कुछ कंपलसरी थे थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पर, कुछ वॉलंटरी आईटीसी क्लेम के लिए और कुछ स्पेशल कैटेगरीज टीडीएस टीडीएस डिडक्टर्स, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स थे। लेकिन हर रजिस्ट्रेशन के पीछे एक कहानी है। कोई राज की तरह जल्दबाजी में फंस गया, कोई सीमा की तरह ऑफिसर की अननेसेसरी क्वेरीज से लड़ा और कोई अमन की तरह फ्रॉड करके जेल पहुंच गया। इस अध्याय की संरचना, इस फर्स्ट पार्ट में केवल हम थ्योरेटिकल और लीगल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, यानी कि कौन से सेक्शंस है, कौन सी कैटेगरीज है, कब रजिस्टर होना है, कैंसिलेशन रिवोकेशन का प्रोसेस क्या है। और अगले पार्ट यानी कि इसके अध्याय 5 के दूसरे पार्ट में मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू एक्चुअल पोर्टल पे स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा कि कैसे टीआरएन जनरेट होता है, फॉर्म कैसे भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं, डीएससी या ई सिग्नेचर कैसे करते हैं, यानी कंप्लीट प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो चलिए पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं थ्योरी से, फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देखेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के पहले भाग में आइए, कानूनी ढांचा यानी कौन, कब और क्यों। सेक्शन 22 ये रजिस्ट्रेशन का आधार स्तंभ है। सेक्शन 22 सीजीएसटी एक्ट का वह प्रोविजन है जो बताता है कि किसे रजिस्टर होना है। यह सेक्शन थ्रेशहोल्ड बेस्ड लायबिलिटी क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक निश्चित लिमिट क्रॉस कर जाए तो आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। यह केवल आपके एक बिजनेस की सेल्स नहीं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था ऑटो यानी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, उसी का यहाँ पे अगर नहीं देखे हैं लोग तो एक बार फिर से आप लोग उस वीडियो को देख लें। टर्नओवर समझना बहुत जरूरी है किसी बिजनेस के लिए। तो एग्रीगेट टर्नओवर यह केवल आपके एक बिजनेस की सेल्स नहीं बल्कि सेम पैन के तहत सभी इंडिया में होने वाली सभी सप्लाईज का टोटल वैल्यू है, जीएसटी को छोड़कर। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 में।
मान लीजिए आपका पैन है ABCDE 1 2 3 4 F। इस पैन पर मुंबई में एक शॉप है जिसका टर्नओवर है 25 लाख। पुणे में एक वेयर हाउस है जिसका टर्नओवर है 18 लाख और आप एक्सपोर्ट भी करते हैं 10 लाख का। तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर हुआ 25 लाख, 18 लाख प्लस 10 लाख, यानी कि 53 लाख होगा। भले ही कोई सिंगल लोकेशन 40 लाख क्रॉस न करे, लेकिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 53 लाख होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट्स की तालिका, तो आइए टेबल के माध्यम से समझते हैं। सामान्य राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु इत्यादि, ये वस्तु की आपूर्ति यानी गुड्स का सप्लाई हो तो 40 लाख से ऊपर होने पे आपको रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में ये नोटिफिकेशन है 10/2019। अगर सर्विस की सप्लाई हो यानी सेवाओं की आपूर्ति हो तो 20 लाख से ऊपर होने पे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। विशेष श्रेणी के राज्य जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इनकी गुड्स की सप्लाई की लिमिट है 20 लाख से ऊपर और सर्विसेज में भी 20 लाख से ऊपर। इसका संबंधित प्रोविजन है सेक्शन 22 का सब सेक्शन 1। टाइमलाइन थ्रेशोल्ड क्रॉस करने की डेट से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है। लेट एप्लीकेशन पर 10,000 लेट फी, जो 5,000 CGST प्लस 5,000 SGST और साथ में इंटरेस्ट भी लगता है। इसकी जानकारी सेक्शन 47 में दी गई है। व्यवहारिक उदाहरण, आइए राहुल की कैफे से समझते हैं। राहुल ने बेंगलोर में एक कैफे खोली। उसका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में टोटल टर्नओवर 18 लाख था, जिसमें केवल सर्विसेज थे यानी कॉफी, स्नैक्स। अप्रैल 2025 में उसने एक और आउटलेट खोला जहां मंथली 3 लाख की सेल्स होने लगी। मई में 3 लाख, जून में 3 लाख, इस तरह जुलाई 2025 में क्यूमुलेटिव टर्नओवर 18 लाख प्लस 9 लाख 27 लाख हो गया। लेकिन अभी भी थ्रेशोल्ड 20 लाख के भीतर है? नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अप्रैल से काउंट होगा। 3 लाख अप्रैल का प्लस 3 लाख मई का प्लस 3 लाख जून का प्लस 3 लाख जुलाई का, टोटल हुए 12 लाख। अभी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन अगस्त में सेल्स 4 लाख हो गई तो क्यूमुलेटिव 16 लाख हो गया। सितंबर में फिर 5 लाख, जो कि टोटल 21 लाख। थ्रेशोल्ड लिमिट था 20 लाख का, जो कि क्रॉस हो गया। अब राहुल को 7 अक्टूबर 2025 तक रजिस्टर होना था, सितंबर खत्म होने से 30 दिन पहले। अन्य परिस्थितियां, सब सेक्शन 2, 3, 4। रजिस्ट्रेशन का दायित्व केवल थ्रेशोल्ड क्रॉसिंग से नहीं आता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। उन्हीं परिस्थितियों की चर्चा अब हम करेंगे, जैसे ट्रांसफर या सक्सेशन की स्थिति, जिसको सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 में बताया गया है। मान लीजिए रमेश एक प्रोप्राइटरी फर्म चला रहे थे जिनका GSTN था 27 ABCPR 1 2 3 4 M1Z5। 5 जनवरी 2025 को रमेश की मृत्यु हो गई। अब उनकी पत्नी गीता बिजनेस कंटिन्यू करना चाहती है। तो सेक्शन 22 का सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर ट्रांसफरी यानी कि गीता को ट्रांसफर की डेट से रजिस्टर होना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है कि गीता फर्म GST REG 0 भरेंगी प्लस रमेश का डेथ सर्टिफिकेट प्लस सक्सेशन प्रूफ, लीगल आयर सर्टिफिकेट या विल अटैच करेंगी। इसका ब्यौरा सर्कुलर नंबर 93/2019 में दिया गया है। इम्पोर्टेंटली गीता का नया पैन होगा, अपना इंडिविजुअल पैन, तो नया GSTN बनेगा। पुराना GSTN रमेश का कैंसिल होगा। तो ये पहला विशेष परिस्थिति थी। दूसरा परिस्थिति अमलगमेशन या डीमर्जर हो, तो इसकी
जानकारी सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 में दिया गया है। कंपनियों के मर्जर या डीमर्जर में एनसीएलटी या हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है। ऑर्डर की इफेक्टिव डेट से ट्रांसफरी कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है। डॉक्यूमेंट आरओसी का, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन न्यू कंपनी का प्लस एनसीएलटी ऑर्डर कॉपी अटैच करनी होती है। आज ये तीसरा परिस्थिति माइग्रेटेड टैक्स पेयर्स, इसका जिक्र सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 में किया गया है। प्री जीएसटी एरा में जो वैट या सर्विस टैक्स या एक्साइज रजिस्टर्ड थे, उन्हें 1 जुलाई 2017 को ऑटोमेटिक माइग्रेशन दी गई फॉर्म जीएसटी आरईजी 26 के थ्रू। इनका डेटा पुराने सिस्टम से जीएसटीएन पर ट्रांसफर हुआ था। सेक्शन 23 कौन छूटा है रजिस्ट्रेशन से? हर व्यक्ति या एंटिटी को रजिस्टर नहीं होना पड़ता। सेक्शन 23 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि कौन से पर्सन्स रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट है। तो आइए देखते हैं टेबल के माध्यम से। 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला कृषक यानी एग्रीकल्चरिस्ट। सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज बी में बताया गया है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सप्लाई करे, चाहे टर्नओवर कितना भी हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे व्यवहारिक उदाहरण, किसान राम सिंह सीधे मार्केट में 5 करोड़ का धान बेचता है, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर धान को प्रोसेस करके आटा या चावल बना के बेचे तो टैक्सेबल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी। दूसरा है एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स। इसका जिक्र सेक्शन 23 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज ए में किया गया है। केवल ऐसी गुड्स सप्लाई करें जो फुली एग्जेम्प्ट हो, शेड्यूल 3 या नोटिफिकेशन के थ्रू। जैसे फ्रेश मिल्क सप्लायर अनप्रोसेस्ड तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। लेकिन अगर पैकेज्ड मिल्क है, प्रोसेस्ड बेचे तो रजिस्टर करना होगा। तीसरा कैटेगरी गवर्नमेंट नोटिफाइड कैटेगरीज। इसका जिक्र सेक्शन 23 के सब सेक्शन 2 में किया गया है। गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई स्पेसिफिक कैटेगरीज। कुछ जॉब वर्कर्स जो केवल प्रोसेसिंग करते हैं, गुड्स का ओनरशिप नहीं लेते हैं, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। कृषक की परिभाषा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में इसका परिभाषा दिया गया है। इंडिविजुअल या एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो ए खुद लेबर से, या बी फैमिली मेंबर्स के साथ, या सी हायर्ड लेबर के साथ पर्सनल सुपरविजन में खेती करे, उसे कृषक कहेंगे। इंपॉर्टेंट है कि यह डेफिनेशन केवल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की डायरेक्ट सप्लाई पर होती है, डायरेक्ट सप्लाई पे अप्लाई होती है। अगर फार्मर कोई प्रोसेसिंग यानी मिलिंग, पैकेजिंग करे तो वह मैन्युफैक्चरर बन जाता है, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं रहता। सेक्शन 24 कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। 12 स्थितियां हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। सेक्शन 24 की सबसे क्रिटिकल प्रोविजन है, मतलब सेक्शन 24 सबसे क्रिटिकल प्रोविजन है, क्योंकि यहाँ थ्रेश होल्ड का कोई एग्जेम्पशन ही नहीं है। मतलब 1 रुपया की भी सप्लाई करो तब भी रजिस्टर होना पड़ेगा, अगर आप इन 12 कैटेगरीज में से किसी में आते हो। पहला है इंटर स्टेट सप्लाई। ये सबसे कॉमन ट्रैप है। सेक्शन 24 का सब सेक्शन 1 कहता है कि पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई को थ्रेशोल्ड देखे बिना रजिस्टर होना होगा। इंटर स्टेट का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई, वो एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, कुछ भी हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्शन 7 के आईजीएसटी एक्ट में बताया गया है। अब आज ये रियल सिनेरियो, प्रिया जो कि जयपुर से हैंडीक्राफ्ट्स की बिजनेस करती है,
प्रिया राजस्थान में होममेड हैंडीक्राफ्ट्स बनाती है। लोकल मार्केट में 15 लाख की एनुअल सेल्स है। थ्रेश होल्ड 40 लाख से नीचे है तो रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए उसने सोचा। लेकिन एक दिन अमेजन पर लिस्टिंग डाली। केरला का एक कस्टमर ने 500 रुपया का ऑर्डर किया। जैसे ही प्रिया ने जयपुर से केरला कुरियर भेजा, यह इंटर स्टेट सप्लाई बन गई। अब सेक्शन 24 का सब सेक्शन एक ट्रिगर हो गया। तो फिर क्या वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। प्रिया को इमीडिएटली अप्लाई करना था। लेट एप्लीकेशन करने पे नोटिस आ सकता है। चलिए, एक्सपोर्ट भी इंटर स्टेट है। गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट भी टेक्निकली इंटर स्टेट सप्लाई है। इंडिया से आउटसाइड जाए तो केवल 1 रुपया का एक्सपोर्ट भी करो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होगा। दूसरा कैटेगरी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का डिफिनीशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 20 में है। कोई व्यक्ति जो एक ओकेजनली यानी कि कभी कभार सप्लाई करता है, लेकिन उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। टिपिकल यूज केस जैसे ट्रेड फेयर्स लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, पॉप अप स्टोर्स खुलते हैं। मतलब ये कुछ समय के लिए खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, तो उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, दिल्ली का व्यापारी कोलकाता मेले में। राजीव दिल्ली में गारमेंट्स का बिजनेस करता है। दिल्ली में उसके पास जीएसटीएन है। फरवरी में कोलकाता ट्रेड फेयर जो कि 10 से 20 फरवरी चली थी, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। क्योंकि वेस्ट बंगाल में राजीव का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। सेक्शन 24 का सब सेक्शन 2 के तहत राजीव को 5 दिन पहले यानी कि 5 फरवरी को लेटेस्ट वेस्ट बंगाल में कैजुअल रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है कि इसको फॉर्म जीएसटी REG 01 भरना होगा, प्लस एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना होगा। तो एडवांस टैक्स डिपॉजिट कैसे करेगा? एस्टिमेटेड टर्नओवर इनटू टैक्स रेट। यह अमाउंट पोर्टल पर चालान जनरेट करके पे करना होगा, तभी जीएसटीएन मिलेगा। वैलिडिटी इसकी रहेगी 90 दिन की। एक बार एक्सटेंड हो सकता है। टोटल 180 दिन मैक्सिमम। फेयर खत्म होने के बाद फॉर्म जीएसटी REG 16 भरकर सरेंडर करना होता है। अब इसमें हो सकता है कि अगर उसका टर्नओवर कम आए एस्टिमेटेड टर्नओवर से, तो वो रिफंड लेगा क्योंकि उसने टैक्स एक्स्ट्रा पेमेंट किया है। ज्यादा है तो और टैक्स पे करेगा। तीसरा सिचुएशन, रिवर्स चार्ज लाइएबल पर्संस। रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, सप्लायर नहीं। ये सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 में बताया गया है CGST के। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स में स्पेसिफाइड सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज अप्लाई होता है। गोल्डन लिस्ट है, ये याद रखने लायक है। पहला है सेवा में जीटीए यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। सप्लायर इसका कौन होगा? तो सप्लायर होगा ट्रांसपोर्टर, जो कि अनरजिस्टर्ड रहेगा। थोड़ा सा इस टेबल को ठीक कर ले, फिर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो
जीटीए गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लायर रहेगा, ट्रांसपोर्टर जो कि अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट जो टैक्स देगा वो फैक्ट्री होगा या ट्रेडर होगा जो कि रजिस्टर्ड रहेगा। उदाहरण, फैक्ट्री ने माल ट्रांसपोर्ट करवाया 50,000 में, फैक्ट्री को 5% जीएसटी यानी 2500 रुपया आरसीएम पर पे करना होगा। दूसरा, लीगल एडवोकेट, लीगल या एडवोकेट सर्विसेज जैसे लॉयर है वो तो अनरजिस्टर्ड रहते हैं, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है जो कि रेसिपिएंट है ये टैक्स देगा। जैसे स्टार्टअप ने लॉयर हायर किया, 1 लाख फी स्टार्टअप को 18% जीएसटी जो कि 18,000 हुआ, ये आरसीएम पर पे करना होगा। तीसरा, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, तो इसके सप्लायर तो स्पॉन्सर होंगे और रेसिपिएंट जो टैक्स देगा वो बॉडी या कॉर्पोरेट देगी। तीसरा, नेक्स्ट डायरेक्टर सर्विसेज, डायरेक्ट सप्लायर होगा डायरेक्टर एज इंडिविजुअल, लेकिन टैक्स पेमेंट करेगा यानी रेसिपिएंट कौन होगा, कंपनी। उदाहरण से समझ लीजिए, डायरेक्टर को डायरेक्टर फी दे 5 लाख की तो कंपनी आरसीएम पर टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉरेन एंटिटी, तो ये सप्लायर रहेगा फॉरेन एंटिटी, लेकिन रेसिपिएंट कौन रहेगा, इंडियन इंपोर्टर, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रियल केस आइए, मोहित के स्टार्टअप का केस देखते हैं। मोहित ने अपनी स्टार्टअप के लिए यूएसए से एक कंसल्टेंट हायर किया डिजिटल मार्केटिंग के लिए। कंसल्टेंट का फी था $1,000 जो कि लगभग 75,000 रुपया के बराबर है। यह इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है एज पर सेक्शन 2 के सब सेक्शन 11 के हिसाब से। सेक्शन 5 का सब सेक्शन 3 के तहत यह रिवर्स चार्ज पर टैक्सेबल है मोहित को, यानी कि मोहित को आईजीएसटी पे करना होगा, लेकिन पे करने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। इसलिए सेक्शन 24 के सब सेक्शन 3 के तहत मोहित को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही उसकी डोमेस्टिक सेल्स 10 लाख ही थी, यानी कि थ्रेशोल्ड से नीचे थी। आज ये चौथा परिस्थिति, टीडीएस डिडक्टर्स। सेक्शन 51 में प्रोविजन है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पीएसयूज, लोकल अथॉरिटीज या नोटिफाइड पर्सन्स को कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर पेमेंट 2.5 लाख से ज्यादा हो। टीडीएस का रेट है 2% यानी 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी या 2% आईजीएसटी। इन एंटिटीज को सेक्शन 24 के सब सेक्शन 6 के तहत टीडीएस डिडक्टर के रूप में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यह रजिस्ट्रेशन नॉर्मल जीएसटीएन से अलग होगा। ये 14 कैरेक्टर का इसके 14वां कैरेक्टर डी होता है। जैसे एग्जांपल में एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और इसमें बताया गया है कि 14वां कैरेक्टर डी है। उदाहरण, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक रोड कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पेमेंट करते समय कॉर्पोरेशन को 1 लाख रुपया टीडीएस डिडक्ट करना होगा जो कि 2% है 50 लाख का। यह डिडक्टेड अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर के जीएसटीआर 2A में ऑटो पॉपुलेट होगा। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर उसे क्रेडिट ले सकता है अपने टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में। कॉर्पोरेशन मंथली जीएसटीआर 7 फाइल करेगी जिसको टीडीएस रिटर्न भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टीसीएस कलेक्टर्स यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। सेक्शन 52 के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको इको कहते हैं, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, इनको टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स टीसीएस कलेक्ट करना होता है सेलर्स से। इसका रेट रहता है 1%, 0.5% सीजीएसटी प्लस 0.5% एसजीएसटी या ओवरऑल 1% आईजीएसटी। इको को
सेक्शन 24 के सब सेक्शन 7 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इनका 14वां कैरेक्टर सी होता है, जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है रजिस्ट्रेशन का जिसमें 14वां कैरेक्टर सी है, और इनको मंथली जीएसटीआर 8 फाइल करना होता है। सिनेरियो, एक सेलर ने फ्लिपकार्ट के थ्रू 10 लाख का सेल किया। फ्लिपकार्ट सेलर को पेमेंट करते समय 10,000 टीसीएस डिडक्ट करेगा, 1% 10 लाख का। यह अमाउंट सेलर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। सेलर इसे फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी में यूज कर सकता है। नोट, सेक्शन 24 के सब सेक्शन 10 भी है जो इको यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को लाइएबल बनाता है, सेक्शन 52 में कवर करता है। बेसिकली ओवरलैप है सब सेक्शन 7 के साथ, मतलब एक ही है। सेक्शन 24 के सब सेक्शन 10 में भी उसको लाइएबल बनाया गया है। मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जिक्र सेक्शन 24 भी कवर करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टाइप पे। ओएडार सर्विस प्रोवाइडर्स। ओएडार का फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज। यह बेसिकली डिजिटल सर्विसेज हैं जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया के नॉन टैक्सेबल यानी B2C कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। एग्जाम्पल्स, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जूम, इफ नो इंडियन एंटिटी, लिंक्डइन, लिंक्डइन प्रीमियम एटसेट्रा। आईजीएसटी का सेक्शन 14 के तहत ऐसी सर्विसेज पर आईजीएसटी लगता है और सेक्शन 24 के सब सेक्शन 11 के तहत ओएडार प्रोवाइडर को सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इनको फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। सेक्शन 25 पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का ब्लूप्रिंट देता है। इसके सब सेक्शन 1 में एप्लीकेशन का टाइमलाइन है। लायबिलिटी एराइज होने के 30 दिन के भीतर एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैजुअल या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो इनको बिजनेस शुरू करने से 5 दिन पहले अप्लाई करना होगा। सेक्शन 25 के सब सेक्शन 5 में बताया गया है। कंपल्सरी कैटेगरीज सेक्शन 24 में जिक्र है। लायबिलिटी की डेट से तुरंत अप्लाई करें, 30 दिन वेट नहीं करना है। सब सेक्शन 6 ग्रांट या रिजेक्शन। ऑफिसर को एप्लीकेशन प्रोसेस करनी होती है। रूल सीजीएसटी के रूल 9 के तहत टाइमलाइन फिक्स है। एप्लीकेशन अब आइए टेबल के माध्यम से समझते हैं। नॉर्मल यानी आधार वेरीफाइड नॉन रिस्की, तो ऑप्शनल है ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन पे 7 वर्किंग डेज। फिजिकल वेरिफिकेशन करवा भी सकता है, नहीं भी करवा सकता है। इसका टाइमलाइन है 7 वर्किंग डेज। इसका कानूनी आधार है इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2025 के पैरा 8 के सब पैरा 2 में। रिस्की जिसे DGRM फ्लैग्ड या आधार नॉट वेरीफाइड में, तो उस पे फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। इसकी टाइमलाइन है 30 दिनों की। डिम्ड अप्रूवल, रूल 9 के सब रूल 4 में बताया गया कि अगर ऑफिसर टाइमलाइन में कोई एक्शन नहीं ले तो पोर्टल ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इशू कर देता है। यह प्रोविजन बहुत पावरफुल है, ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाता है। अब आइए रियल केस समझते हैं। 2021 में एक एप्लीकेंट ने 1 अक्टूबर को अप्लाई किया। ऑफिसर ने न तो क्वेरी इशू की न अप्रूवल दिया। 10 नवंबर आते आते पोर्टल ने ऑटोमेटिकली फॉर्म GST REG 06 इशू कर दिया। सर्टिफिकेट में नोट था
डीम्ड अप्रूव्ड, नो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर डिटेल्स असाइंड। लीगली यह वैलिड रजिस्ट्रेशन है। सब सेक्शन 2 मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। सेम पैन सेम स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउड है अगर डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स हो। ये सेक्शन 25 के सब सेक्शन 2 में इसका प्रावधान है। उदाहरण से समझिए, अमित जो कि मुंबई में रहता है, अमित का पैन ABCP 1234K है। मुंबई में 2 बिजनेस है, टेक्सटाइल ट्रेडिंग दादर में शॉप है जिसका GSTN दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल अंधेरी में शॉप है जिसका GSTN दिया गया है। दोनों रजिस्ट्रेशन लीगल है क्योंकि बिजनेस नेचर अलग है। 13th कैरेक्टर यानी एंटिटी नंबर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है। जैसे पहला में 1 था, दूसरा में 2 बिजनेस है, 2 रजिस्ट्रेशन है तो 2 आ गया। सब सेक्शन 9 UIN फॉर UN बॉडीज। UN एजेंसीज, एम्बेसीज, कंसुलेट्स को नॉर्मल GSTN नहीं बल्कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर UIN दिया जाता है। फॉर्मेट इसका अलग होता है। इसका फॉर्मेट है 22YY AAA 5 times 9 UIN। YY जो है वो कंट्री कोड है। एग्जाम्पल ग्रेसिया 22 GB, तो GB क्या है? ब्रिटिश एम्बेसी के लिए। पर्पस, ये एंटिटीज बिजनेस नहीं करती लेकिन ऑफिशियल परचेजेस पे GST पे करती है। और सेक्शन 55 CGST के सेक्शन 55 के तहत वे रिफंड क्लेम कर सकती है बिना रजिस्ट्रेशन के। सेक्शन 27 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी GSTN। एप्लीकेशन अप्रूव होने पर फॉर्म GST-REG 06 इशू होता है। इसमें GSTN जो कि 15 डिजिट का होता है, जो टैक्स पेयर की यूनिक आइडेंटिटी है। अब GSTN की एटोनॉमी, इसका 15 डिजिट का GSTN होता है जिसमें पहले के 2 डिजिट स्टेट कोड होते हैं जैसे 01 या 38, जिससे स्टेट आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद के 10 डिजिट इनकम टैक्स का पैन कार्ड होता है यानी पैन नंबर। इसके बाद एंटिटी नंबर होता है 1 से 9 तक यानी सेम पैन। टोटल मैक्सिमम सेम स्टेट में 9 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, तो जितनी रजिस्ट्रेशन रहेगी उतना नंबर रहेगा, जिसको एंटिटी नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट का डिजिट एंटिटी टाइप। जैसे Z रहेगा तो Z नॉर्मल के लिए, D रहेगा जो TDS कलेक्ट करते हैं, C रहेगा जो TCS कलेक्ट करते हैं, R रहेगा ISD के लिए, और N रहेगा तो NRP के लिए। उसके बाद एक फिक्स्ड डिजिट दिया जाता है जिसको चेक डिजिट कहा जाता है वैलिडेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 दिख रहा है, बाकी सब फिक्स रहते हैं। एंटिटी टाइप कोड्स की पूरी लिस्ट। जेड नॉर्मल टैक्स पेयर, ये सबसे कॉमन होता है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर। आर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD, जैसे हेड ऑफिस जो ITC डिस्ट्रीब्यूट करे ब्रांचेज को। डी TDS डिडक्टर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और PSU। सी TCS कलेक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। एन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जैसे फॉरेन कंपनीज। स्टेट कोड्स, कुछ इंपॉर्टेंट कोड दिया गया है जैसे 1 जम्मू कश्मीर के लिए, 7 दिल्ली के लिए, 9 उत्तर प्रदेश, 18 असम, 36 तेलंगाना, 19 वेस्ट बंगाल, 16 शायद मेघालय के लिए है, 27 महाराष्ट्र, 29 कर्नाटका, 33 तमिलनाडु, 27 आंध्र प्रदेश। ये पोस्ट 2014 के बाद से। सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर कुछ डिटेल्स चेंज हों तो सेक्शन 28 के तहत अमेंडमेंट करनी होती है। कोर फील्ड्स वर्सेस नॉन कोर फील्ड्स।
रजिस्ट्रेशन में कुछ फील्ड्स कोर यानी कि क्रिटिकल होते हैं, इनमें चेंज करने के लिए ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए, और कुछ फील्ड्स नॉन कोर होते हैं, ये टैक्स पेयर खुद पोर्टल पर एडिट कर सकता है। आइए कोर फील्ड्स को समझते हैं जिसमें अप्रूवल चाहिए। लीगल नेम, जैसे शर्मा ट्रेडर्स को शर्मा इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड करना हो तो इसमें अप्रूवल चाहिए। टाइमलाइन इसका क्या है? टाइमलाइन है कि चेंज होने के 15 दिन में अप्लाई प्लस ऑफिसर 15 दिन में अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एड्रेस पीपीओबी, उदाहरण शॉप 1 को शॉप 2 पे ले जाना है, सेम सिटी में मूव करना है, तो इसमें भी वही 15 प्लस 15 15 दिन, चेंज होने के 15 दिन में अप्लाई करना है और उसके 15 दिन में ऑफिसर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। प्रोमोटर्स या पार्टनर्स का एडिशन या डिलीशन, मतलब प्रोमोटर्स नए जुड़ रहे हैं या पार्टनर्स डिलीट हो रहे हैं, तो उसको भी कोर फील्ड कहा जाएगा, यानी कोर अमेंडमेंट। तो न्यू पार्टनर इंडक्टेड, तो उसमें भी वही है, 15 दिन के चेंज होने के 15 दिन के अंदर करना होता है अप्लाई, और 15 दिन के अंदर ऑफिसर अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप है उसको एलएलपी, लेकिन पैन सेम रहे तो उसको भी कोर अमेंडमेंट माना जाएगा, और उसका भी सेम टाइमलाइन है। आ जाइए, नॉन कोर फील्ड्स क्या है जिसको सेल्फ अमेंडमेंट कर सकते हैं? जो मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट्स ऐड या डिलीट करना, ट्रेड नेम, लीगल नेम नहीं लेकिन ट्रेड नेम चेंज कर सकते हैं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटेल्स, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये नॉन कोर फील्ड्स है जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। अब कुछ चीजें हैं जो अमेंड नहीं हो सकती हैं, क्या? तो पैन, क्यों? क्योंकि यही तो आइडेंटिटी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा ओल्ड कैंसिल करके। स्टेट, जीएसटीएन में स्टेट कोड एम्बेडेड है, इसलिए इसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको कैंसिलेशन करना पड़ेगा और फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फॉर्म, दोनों केसेस में फॉर्म जीएसटी आरईजी 14 भरना होता है। डिफरेंस है कि कोर फील्ड्स में ऑफिसर को सबमिट होता है अप्रूवल के लिए, और नॉन कोर में ऑटो अपडेट हो जाता है। सेक्शन 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। बिजनेस बंद हो जाए, स्टेट चेंज हो जाए या कोई कंप्लायंस इशू हो तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। सेक्शन 29 में दो टाइप्स के बताया गया है। पहला वॉलंटरी कैंसिलेशन, यानी कि टैक्स पेयर खुद अप्लाई करे, और दूसरा सो मोटो कैंसिलेशन, यानी ऑफिसर कैंसिल करे। वॉलंटरी कैंसिलेशन में क्या है कि टैक्स पेयर को फॉर्म जीएसटी आरईजी 16 भरकर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करनी होती है रूल 20 के हिसाब से। इवेंट के 30 दिन के भीतर अप्लाई करना जरूरी है। दो, यद्यपि सर्कुलर 69/2018 में लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि ग्रेजुअल क्लोजर हो तो फ्लेक्सिबिलिटी है। कॉमन रीजंस आइए देखते हैं। डिसकंटिन्यूएंस, बिजनेस पूरी तरह बंद हो गया, शॉप क्लोज कर दी, कोई सेल्स नहीं, तो कर सकता है कैंसिल। ट्रांसफर, बिजनेस किसी और को सेल या ट्रांसफर किया हो, उस केस में जैसे XYZ लिमिटेड को सेल कर दिया तो उस केस में कैंसिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। डेथ हो, प्रोप्राइटर की मृत्यु हो जाए तो फिर लीगल एड्स को अप्लाई करना पड़ेगा। रमेश की डेथ, गीता जो की वाइफ है वो अप्लाई करेगी नए रजिस्ट्रेशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, बिजनेस स्ट्रक्चर बदल गया और पैन भी बदल गया तो फिर उस केस में कैंसिल करके पार्टनरशिप से कंपनी बन गया मान लीजिए न्यू पैन के साथ, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बिलो थ्रेशोल्ड, टर्न ओवर गिर गया आप थ्रेशोल्ड से नीचे, यानी जैसे 40 लाख से 15 लाख टर्नओवर हो गया तो फिर रजिस्ट्रेशन तो जरूरत ही नहीं है, तो आप वॉलंटरी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है? REG 16 सबमिट, ऑफिसर एग्जामिन करेगा,
क्वेरी REG 0 मतलब क्वेरी अगर करेगा तो REG 003 आ सकती है। अगर कोई डिफिशियंसी हो तो 7 डेज में रिप्लाई करना रहता है। सेटिस्फाइड हो तो फॉर्म GST REG 19 यानी कैंसिलेशन ऑर्डर इशू करेगा 30 दिन में। अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो फॉर्म GST REG 20 इशू करेगा, जो कि ऑर्डर को ड्रॉप कर देगा। ITC रिवर्सल मैंडेटरी सेक्शन 29 के सब सेक्शन 5 के हिसाब से कैंसिलेशन के समय क्लोजिंग स्टॉक पर जो ITC अवेल किया था वो आपको वापस करना होगा। फॉर्मूला हायर ऑफ ए ITC ऑन क्लोजिंग स्टॉक या बी आउटपुट टैक्स ऑन सच गुड्स। कैपिटल गुड्स के लिए स्पेशल कैलकुलेशन ITC में से 5% पर क्वार्टर रिड्यूस करके, इसको रूल 44 में समझाया गया है। उदाहरण से समझिए, जैसे राजेश, इसका कैंसिलेशन डेट है 31 मार्च 2025, क्लोजिंग स्टॉक थे 30 मार्च को, रॉ मटेरियल 5 लाख का जिस पे GST 90,000 अवेल किया था, मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2024 को जिस पे ITC 1.8 लाख अवेल किया, जो अब 15 महीना पुराना हो गई है, यानी कि 5 क्वार्टर। अब रिवर्सल कैसे करेगा उसका कैलकुलेशन, तो रॉ मटेरियल 90,000, उसको तो पूरा ही रिवर्स करना पड़ेगा। मशीन पे 1.8 लाख का किया था उसने अवेल, तो 1,80,000 में से 5 क्वार्टर हुए, तो 5 क्वार्टर इंटू 5% इंटू 1.8 लाख, जो कि जोड़ जाड़ घटा के होगा 1,35,000, ये उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस तरीका से हम देखें कि उसने टोटल रिवर्स कितना किया, 90,000 प्लस 1,35,000, यानी 2,25,000 उसे रिवर्स करना पड़ेगा। यह अमाउंट फॉर्म GST 10 यानी कि फाइनल रिटर्न में डिक्लेयर करके पे करना होगा कैंसिलेशन ऑर्डर डेट से 3 महीना के भीतर, ये सेक्शन 45 में बताया गया है। अब दूसरा सीन, सुमोटो कैंसिलेशन बाय ऑफिसर। अगर ऑफिसर को लगे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेबल है तो वो खुद एक्शन ले सकता है सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 के तहत। इसके ग्राउंड्स और ये भी देखेंगे कि कैंसिलेशन क्या रिट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा। तो इसका क्लॉज ए कहता है कि बिजनेस डिसकंटिन्यूड हो या ट्रांसफर्ड हो जाए तो ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। बिजनेस बंद हो गया बट टैक्स पेयर ने अप्लाई नहीं किया तो ऑफिसर कर सकता है कैंसिल। 6 कंटिन्यूअस मंथ्स में रिटर्न नहीं भरी, ये नॉर्मल टैक्स पेयर के केस में, तो भी रिट्रोस्पेक्टिव में नहीं होगा। GST 3 भी लगातार 6 महीना पेंडिंग रहा तो वो ऑफिसर कैंसिल कर सकता है। 3 कंटिन्यूअस मंथ्स रिटर्न नहीं भरी कंपोजिशन टैक्स पेयर के केस में, तो उसमें भी रिट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएंगे कंपोजिशन स्कीम में, अगर 3 मंथ्स का डिफॉल्ट है तो। वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन ली बट 6 मंथ्स में बिजनेस स्टार्ट नहीं किया तो उस केस में भी उसका ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं। ITC क्लेम के लिए रजिस्ट्रेशन ली थी बट नो सप्लाईज। इसका क्लॉज ई जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, तो इसमें रिट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल होगा, यानी रजिस्ट्रेशन डेट से, जब से रजिस्ट्रेशन लिया गया। ये केस हो सकता है कि फेक एड्रेस हो या फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स हो। क्लॉज ई सबसे खतरनाक है। रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन का मतलब है कि जैसे रजिस्ट्रेशन एग्जिस्ट ही नहीं किया, सारा ITC क्लेम्ड रिवर्स करना होगा प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी। सेक्शन 122 में 10,000 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज हायर। अब आ जाइए रियल केस। अमन ने दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 में फेक एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन ली, फोर्ज्ड आधार और पैन डॉक्यूमेंट्स यूज किए, 45 करोड़ के फेक इनवॉइसेज इशू किए, बायर्स ने फ्रॉडुलेंटली ITC क्लेम किया। जुलाई 2024 में TGRM की रिपोर्ट 205 में फ्लैग हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन में प्रीमाइसेज ही नहीं मिला।
फॉर्म जीएसटी आरजी 30 में फोटोज अपलोड किए ऑफिसर ने। अब एक्शन क्या होगा? एक्शन होगा कि पहला सस्पेंशन होगा, सेक्शन 29 के सब सेक्शन 1 में प्रोविजन है। और फॉर्म कौन सा रहेगा? आरईजी 31। दूसरा, आईटीसी जैसे सस्पेंड होगा, आईटीसी ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड हो जाएगा, रूल 86A में बताया गया है। तीसरा, कैंसिल्ड रेट्रोस्पेक्टिवली अंडर सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज ई के हिसाब से इफेक्टिव फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट। चौथा, डिमांड होगा ऑल आईटीसी रिवर्स्ड प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी। पांचवा, अरेस्ट भी हो सकता है अंडर सेक्शन 132, क्योंकि ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है अगर इवेजन 5 करोड़ से ज्यादा हो। डेटा वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की डेटा बताता है कि 3,977 फेक रजिस्ट्रेशन डिटेक्ट हुए, जिनसे 13,109 करोड़ का इवेजन हुआ था। प्रोसेस फॉर सो मोटो कैंसिलेशन, इसका प्रोसेस क्या है? रूल 22 में बताया गया है। ऑफिसर को शक हो तो वो फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 यानी एससीएन इशू करेगा, 7 वर्किंग डेज का रिप्लाई टाइम देगा। टैक्स पेयर 17 में शोकॉज हुआ, 18 में रिप्लाई देगा। ऑफिसर का डिसीजन लेना है, अगर सेटिस्फाइड है तो आरईजी 20 निकाल के ड्रॉप कर देगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आरईजी 19 निकाल कर कैंसिल कर देगा। सेक्शन 30, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। कैंसिलेशन हो गई लेकिन टैक्स पेयर को लगे कि गलती से हुई या अब सुधार कर लिया, जैसे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दिए, तो वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है सेक्शन 30 में। टाइमलाइन और हायरार्की, इसका जिक्र सर्कुलर 148/2021 और 158/2021 में किया गया है। टैक्स पेयर इनिशियल कैंसिलेशन ऑर्डर से 30 दिन के अंदर उसे अप्लाई करना पड़ेगा रिवोकेशन के लिए। क्यूमुलेटिव टाइमलाइन है 30 दिन का। ज्वाइंट या एडिशनल कमिश्नर प्लस 30 दिन और उसको एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है, तो हो गया 60 दिन। कमिश्नर 30 दिन और एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं, तो इस तरीका से हो गया क्यूमुलेटिव टाइमलाइन 90 दिन का टोटल। फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 से यह एक्सटेंशन पावर्स ऐड हुए। प्री कंडीशंस रूल 23 बहुत स्ट्रिक्ट है। कैंसिलेशन रीजन, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, सेक्शन 29 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज बी या सी। सभी तो इस रिवोकेशन के लिए प्री कंडीशन क्या है कि पहले सभी पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करो प्लस टैक्स इंटरेस्ट लेट फी पे करो, तभी आरईजी 21 सबमिट होगा। रिट्रोस्पेक्टिव कैंसिलेशन, तो उसमें क्या होगा कि इफेक्टिव कैंसिलेशन डेट से रिवोकेशन ऑर्डर डेट तक के सभी रिटर्न्स फाइल करने होंगे रिवोकेशन मिलने के 30 दिन में। इसका जिक्र सर्कुलर 99/2019 में किया गया है। इलस्ट्रेशन सर्कुलर 99/2019 से। जुलाई 18 रिटर्न्स नॉन फाइल्ड फ्रॉम जुलाई 18। कैंसिलेशन ऑर्डर डेट 1 मार्च 2019। कैंसिलेशन इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2019। रिवोकेशन अप्लाई किया 30 मई 2019 के लिए, तो उसको रिटर्न्स जो फाइल करना होगा आरईजी 21 इशू करने के पहले, वो होगा जुलाई 18 से जनवरी 19 तक का। तब रिवोकेशन ऑर्डर 1 जून 2019 को हो सकता है। रिटर्न्स टू फाइल विद इन 30 डेज पोस्ट रिवोकेशन। फरवरी 19 से लेके मतलब रिवोकेशन हो जाएगा तो उसके बाद से फरवरी 19 से लेकर अप्रैल 19 तक का रिटर्न फाइल करना है। एक्सप्लेनेशन, कैंसिलेशन रिट्रोस्पेक्टिव नहीं थी बट नॉन फाइलिंग के लिए थी। रिवोकेशन अप्लाई करने से पहले जुलाई 18 से जनवरी 19 के रिटर्न्स फाइल करने पड़े। रिवोकेशन मिलने के बाद
फरवरी टू अप्रैल 19 के रिटर्न्स भी 30 दिन में फाइल करने होंगे। ऑटो रिवोकेशन रूल 21A सब रूल 4 प्रोविजन 2। अगर कैंसिलेशन केवल नॉन रिटर्न फाइलिंग इशू के लिए हुई थी सेक्शन 29 के सबसेक्शन 2 के क्लॉज बी या सी में और टैक्स पेयर ने सब पेंडिंग रिटर्न्स फाइल कर दिए तो पोर्टल ऑटोमेटिकली सस्पेंशन रिवोक कर देता है। फॉर्मल रिवोकेशन ऑर्डर की जरूरत नहीं है। फॉर्म चाहिए जीएसटी आरईजी 21। आ जाइए स्पेशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। पहला इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी जिनका उल्लेख सेक्शन 2 के सबसेक्शन 61 में किया गया है। आईएसडी वह ऑफिस है जो इनपुट सर्विसेज रिसीव करता है जैसे कि रेंट, लीगल फी, कंसल्टेंसी और फिर उन सर्विसेज पर पेड आईटीसी को डिफरेंट लोकेशंस, ब्रांचेज या फैक्ट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है। आज ये देखा जाए टिपिकल यूज केस जैसे मल्टी लोकेशन कंपनीज हेड ऑफिस, रेंट, इंश्योरेंस, ऑडिट फी जैसी कॉमन सर्विसेज के लिए इनवॉइसेज रिसीव करता है। सभी लोकेशंस ये सर्विसेज यूज करती हैं तो आईटीसी को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। एग्जांपल रिलायंस के मुंबई हेडक्वार्टर ऑफिस में, रिलायंस का मुंबई हेड ऑफिस है, जीएसटीएन जिसका ये है। नोट 14 कैरेक्टर आर है फॉर आईएसडी, इसीलिए आर दिया गया है, आर आईएसडी। हेड ऑफिस ने एनुअल ऑडिट फी पे की सीए फर्म को 10 लाख जिसपे जीएसटी 1,80,000 था। रिलायंस की 10 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया। अब आईएसडी इस 1,80,000 के आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा यूनिट्स की टर्नओवर के रेशियो में। अब तो आईएसडी को डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? आईएसडी वही फॉर्म जीएसटी आईएसडी 01 इशू करता है। प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 61। रिसिपिएंट यूनिट्स अपने जीएसटीआर 2A में यह क्रेडिट देखेंगे। लिमिटेशंस आईएसडी केवल इनपुट सर्विसेज का आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इनपुट्स गुड्स या कैपिटल गुड्स का नहीं। सस्पेंशन वर्सेस कैंसिलेशन, फाइन डिस्टिंक्शन। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सस्पेंशन अलग है और कैंसिलेशन अलग है। सस्पेंशन रूल 21A में इसका जिक्र है जो 2020 में अमेंड हुआ है। सस्पेंशन एक टेम्पोररी मेजर है, ऑफिसर को लगता है कि इश्यूज है बट कंफर्म नहीं है तो पहले सस्पेंड करता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करता है। 3 ट्रिगर्स वॉलंटरी कैंसिलेशन पेंडिंग, रूल 21A का सब रूल 1। आरईजी 16 अप्लाई करते ही ऑटो सस्पेंशन हो जाता है फ्रॉम एप्लीकेशन डेट से। सो मोटो कैंसिलेशन इनिशिएटेड, रूल 21A का सब रूल 2। ऑफिसर सस्पेक्ट्स कैंसिलेबिलिटी तो फर्स्ट सस्पेंड देन प्रोसीड अंडर सेक्शन 29 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ 29 सेक्शन 29। जीएसटीआर 1 वर्सेस जीएसटीआर 3B मिसमैच ये सीरियस है। तो रूल 21A के सब रूल 2A में बताया गया कि रेड फ्लैग जीएसटीआर 1 shows 50 lakh sales but GSTR 3B only 30 लाख टैक्स पेड, तो उस केस में आरईजी 31 इशू होता है। Consequences during suspension, रूल 21A के सब रूल 3। No taxable supplies allowed, no refunds processed, no returns required except final return post cancellation। ऑटो रिवोकेशन, रूल 21A का सब रूल
4 प्रोविजन 2, अगर इशू केवल नॉन रिटर्न फाइलिंग था और टैक्स पेयर ने सब रिटर्न फाइल कर दिए तो सस्पेंशन ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता है। कैंसिलेशन फाइनल होता है अनलेस रिवोक्ड। रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, फ्रॉड केस में आईटीसी रिवर्सल मैंडेटरी होगा। डिम्ड अप्रूवल पावर इन टैक्स पेयर्स हैंड। रूल 9 का सब रूल 4 कहता है कि रूल 9 का सब रूल 4 बहुत रिवोल्यूशनरी प्रोविजन है। यह कहता है कि अगर ऑफिसर टाइमलाइन में यानी कि 7 दिन नॉर्मल और 30 दिन रिस्की में कोई एक्शन नहीं ले तो रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड हो जाता है। हाउ इट वर्क्स, पोर्टल ऑटोमेटिकली फॉर्म जीएसटी आरईजी 06 जनरेट करता है। सर्टिफिकेट में नोट में लिखा रहता है कि डीम्ड अप्रूव्ड एज पर रूल 9 सब रूल 4, नो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर असाइंड। जीएसटीएन एक्टिव हो जाता है, टैक्स पेयर सप्लाईज स्टार्ट कर सकता है। रियल इम्पैक्ट, ऑफिसर्स अब आर्बिट्रेरी डिले नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है और जेन्युइन टैक्स पेयर्स को प्रोटेक्शन मिली है। कॉशन, सतर्कता बरतनी है। डिम्ड अप्रूवल का मतलब यह नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, पोस्ट फैक्टो वेरिफिकेशन हो सकता है। अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पाए गए तो रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिलेशन होगा अंडर सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज ई। भाग 3 इंस्ट्रक्शन 03/2025 द गेम चेंजर। वैसे इस इंस्ट्रक्शन को रजिस्ट्रेशन का बाइबल भी कहा जाता है। 17 अप्रैल 2025 को सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2025 इशू किया। यह इंस्ट्रक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस देता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या नहीं, टाइमलाइन क्या है, क्वेरीज कब वैलिड है, और इन्हीं कारणों से इसे बाइबल ऑफ रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। की हाइलाइट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एज पर पैरा 6, ओन्ड प्रीमाइसेस। अगर खुद का प्रीमाइसेस हो तो प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट या म्युनिसिपल खाता या इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर नेम में कोई एक काफी है। इसमें क्या रिक्वायर्ड नहीं है, आपको वाटर बिल सेपरेटली देने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल ओनरशिप प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अगर रेंटेड प्रीमाइसेस हो और आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो तो क्या देना है, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट प्लस लेसर की ओनरशिप प्रूफ, कोई भी एक दे सकते हैं। इसमें जरूरत क्या नहीं है, लेसर का पैन, आधार, फोटो, एफिडेविट, ये सब की जरूरत नहीं है। यही वह पॉइंट था जो सीमा की कहानी में ऑफिसर ने वायोलेट किया था। इंस्ट्रक्शन क्लियरली प्रोहिबिट्स अननेसेसरी लेजर डॉक्यूमेंट्स। अगर रेंटेड हो और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो तो उस केस में आपको एग्रीमेंट प्लस ऑनरशिप प्रूफ प्लस लेजर आईडी, पैन, आधार कोई भी दे सकते हैं। कॉन्सेंट बेस्ड रिलेटिव या फ्रेंड का प्रॉपर्टी हो तो कॉन्सेंट लेटर प्लेन पेपर पे चलेगा, कॉन्सेंटर आईडी प्लस ऑनरशिप प्रूफ। इसमें क्या नहीं चाहिए आपको, नोटराइजेशन नहीं चाहिए या रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं चाहिए। टाइमलाइन स्ट्रिक्टनेस पैरा 8, नॉन रिस्की, आधार वेरीफाइड तो एक्शन में होगा कि अप्रूवल होगा या क्वेरी होगा। टाइमलाइन है 7 वर्किंग डेज। रिस्की जिसमें डीजीआरएम फ्लैग्ड हो या आधार वेरीफाइड नहीं हो तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। आरजी 30 अपलोड करना होगा, उसके बाद अप्रूवल या रिजेक्शन। इसका टाइमलाइन 30 दिन का है। फिजिकल वेरिफिकेशन में आरजी 30 अपलोड मैंडेटरी है, जिसमें जीपीएस फोटोज, एग्जिस्टेंस रिपोर्ट एटसेट्रा। अपलोड डेडलाइन 30 डे लिमिट से 5 डेज पहले। रीजन ऑफिसर को फाइनल डिसीजन लेने के लिए टाइम चाहिए, इसीलिए 30 दिन। क्वेरीज वैलिड वर्सेस इनवैलिड, ये भी उसी इंस्ट्रक्शन के पैरा 8 के सब पैरा 5 में बताया गया है। वैलिड क्वेरीज डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट और इलेजिबल, पेज मिसिंग और ब्लरी स्कैन, एड्रेस मिसमैच, बिल का एड्रेस अलग, एप्लीकेशन का अलग, एड्रेस इनकम्प्लीट,
सेक्टर लिखा है, फ्लैट नंबर नहीं। कैंसिल्ड जीएसटीएन ऑन सेम पैन, रीजन पूछना वैलिड है। इनवैलिड यानी प्रिजम्पटिव क्वेरीज, रेसिडेंशियल एड्रेस डिफरेंट सिटी एक्सप्लेन, ये गलत है ये क्वेरी। एचएसएन बैंड इन स्टेट विदाउट बेसिस, ये भी क्वेरी गलत है। दिस एक्टिविटी कैन नॉट बी डन फ्रॉम रेसिडेंस, ये भी गलत है पूछना। सीकिंग लेजर डॉक्यूमेंट्स व्हेन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्लस ऑनरशिप प्रूफ अवेलेबल, ये भी इनवैलिड है पूछना। नेक्स्ट, इनवैलिड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स केवल डिप्टी या असिस्टेंट कमिश्नर अप्रूवल से डिमांड की जा सकती है। पैरा 8 सब पैरा 6। डिम्ड अप्रूवल एनफोर्स्ड, पैरा 8। ऑफिसर साइलेंट रहे तो पोर्टल ऑटो अप्रूव करेगा, बट ऑफिसर को RG30 अपलोड यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन केसेस करना कंपलसरी है। नॉन कंप्लायंस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। भाग 4 जुडिशियल प्रिंसिपल्स। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर इज इलीगल। मेसर्स यूनिक पॉलीमर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट 2022 का फैसला है। कोर्ट ने इसमें होल्ड किया कि रिजेक्शन ऑर्डर जो मियरली रिजेक्टेड लिखकर इशू हो, रीजंस दिए बिना, वह आर्बिट्रेरी एंड अनसस्टेनेबल है। इम्प्लीकेशन, ऑफिसर को फॉर्म जीएसटी RG05 यानी रिजेक्शन ऑर्डर में स्पेसिफिक रीजंस देने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, कौन सी रिक्वायरमेंट ब्रीच हुई, जेनरिक रिजेक्शन नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन इज ए राइट नॉट ए प्रिविलेज। वेरियस हाई कोर्ट्स ने यह प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया है कि अगर अप्लीकेंट सभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है तो रजिस्ट्रेशन उसका राइट है। ऑफिसर आर्बिट्रेरीली डिनाई नहीं कर सकता है। ऑफिसर को यह अप्रूव करना होगा कि जेन्युइन रीजन क्या है, प्रूव करना होगा। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अच्छा से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम आपको स्क्रीनशॉट वाइज स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि आप खुद से रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। धन्यवाद। चैनल को लाइक, चैनल को यार हम YouTube पे नए हैं इसलिए सब बोलना भी हमारे लिए फंस जा रहा है, गाड़ी फंस जाता है जगह। तो वीडियो को लाइक, वीडियो के शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।